चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर कोई m मास का ब्लॉक है और इधर कोई हल्की सी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट चलो k मान लेते हैं। अब देखो अभी जो ब्लॉक है उसको शुरू में हमने E जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे करके बस किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। तो बताओ ये ब्लॉक स्मूथली फिसलता हुआ आगे की ओर जाएगा, फिर स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा और फिर अब जैसे से आगे बढ़ेगा स्प्रिंग को दबाएगा ना। और हमको दे रखा है कि किसी इंस्टेंट पर स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग 25 सेंटीमीटर हो जाती है, जिसको हम 1/4 मीटर भी बोल सकते हैं ना। तो किसी इंस्टेंट पर स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग 1/4 मीटर हो जाती है और उस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड इनिशियल स्पीड की आधी हो जाती है। स्पीड इनिशियल स्पीड की आधी हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की 1/4 हो जाएगी, मतलब शुरू में काइनेटिक एनर्जी E है तो यहाँ कितनी हो जाएगी E/4। तो बस हमको पूछा है कि अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू n इंटू ई हो तो n की वैल्यू कितनी होगी वो देखना है। बस आराम से बताओ कि एक तो ब्लॉक को E जितनी काइनेटिक एनर्जी दे करके छोड़ दिया है, मतलब ब्लॉक बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है और सरफेस स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन जैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, इसको इनिशियल और इसको फाइनल, बस सिंपली इनिशियल और फाइनल के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। वही के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल वैल्यू रखते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है ई प्लस यू इनिशियल। तो इनिशियली तो स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन में थी, तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल जीरो इक्वल टू के फाइनल। तो इस इंस्टेंट पर स्पीड इनिशियल की आधी, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 मतलब E/4 प्लस यू फाइनल। तो इस टाइम पे स्प्रिंग 1/4 मीटर जितनी दब गई है, तो स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हाफ के और x की जगह 1/4 का स्क्वायर। हाँ, इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको उधर ट्रांसफ़र करोगे तो कितना आएगा 3/4 इक्वल टू के अपन ये 16 इंटू 2 32 आ गया। अब हमको दे रखा है कि k इक्वल टू कितना है एन, तो सॉल्व करेंगे e से ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये कितने से 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये n इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 24। तो ये n इक्वल टू 24 है, सेकेंड आंसर सही है। अभी हमने एनर्जी कंजर्वेशन को ऐसे लगाया। बाकी कोई चाहे तो व्यापारियों के टाइप से लाभ हानि से भी कर सकता है कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 3/4 इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स पर हो, तो भावना तो वही है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसमें हमको दे रखा है कोई भी एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप, इसको ए वेक्टर बोल देते हैं। दूसरा वेक्टर है 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप, इसको चलो हम बी वेक्टर बोल देते हैं। तो हमको पूछा है कि अगर इस ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल जीरो हो, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो देखना है। तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बताओ एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट बिल्कुल जीरो होने के लिए दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी एक का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट बिल्कुल जीरो आएगा। अगर कोई और एंगल हो तब तो एक का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आ जाएगा ना। बाकी एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट बिल्कुल जीरो है, तो उसके लिए तो दोनों वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर होने चाहिए, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो बस सिंपली इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर होने के लिए सिंपली डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, कैसे करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2 प्लस के कैप के कोफिशिएंट में के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू अल्फा। और एक का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट जीरो होने के लिए या दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने के लिए डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। बस इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा इक्वल टू 4, तो ये फोर्थ आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
तो इसमें हमको दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ 12.27 एंगस्ट्रॉम अपन एक्स है। अब इसमें हमको तीन क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, जैसे ए जो है वो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है वो इलेक्ट्रॉन की जूल में काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी इलेक्ट्रॉन को जितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया हो उस पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको देखना है कि एक्स इनमें से कौन सा होना चाहिए, ये पूछा है। तो देखो, वैसे तो एक क्लास में कराते हैं, कई लोगों को याद ही होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को, है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराएं तो उस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना आता है, 12.3 एंगस्ट्रॉम अपन रूट वी। ये 3 को इन्होंने 27 लिख रखा है। तो स्टेट बोर्ड की बुक में भी दिया होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराएं तो उस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ 12.3 या 12.27 एंगस्ट्रॉम अपन रूट वी। तो इसमें v क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया है वो होता है ना। बाकी इसको तुम चाहो तो निकाल भी सकते हो। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/p, p को हम √2m के ही लिख सकते हैं, और ये भी पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराएं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी पैदा हो जाएगी, ev। अब इन सब की वैल्यू रख सकते हो, h, m, e, इन सब की वैल्यू रखोगे तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपने पास ये आएगा 12.3 या 12.27 एंगस्ट्रॉम अपन रूट वी। तो इसमें v क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जिस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। v को इन्होंने c बोल रखा है तो v की जगह c। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ 12.27 एंगस्ट्रॉम अपन रूट v की जगह रूट c। तो इसमें जो x है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, रूट c। तो फोर्थ आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एलास्टिसिटी का कॉमन क्वेश्चन है। तो इसमें हमको दे रखा है कि स्टील का कोई पतला यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 करना पड़ेगा। इसका यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11 है। अब इस पर हम टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, और ऐसा करने पर इसमें परसेंटेज स्ट्रेचिंग 2% है, तो टेंशन फोर्स कितना लगाया गया होगा वो देखना है। तो बस आराम से बताओ कि इसको, है ना, जो भी स्टील का वायर है इसको खींच रहे में तो टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन्वॉल्व होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, मतलब टेंशन फोर्स अपन क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू y इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेचिंग ओपन इनिशियल लेंथ। टेंशन फोर्स निकालना है तो a को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, a को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा, y a इंटू x/L0। बस वैल्यू रखते हैं। तो y तो यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस हमको 2 × 10⁻11 दे रखा है। a वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया तो 300 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 10⁻2 आ जाएगा, इंटू x/L0। तो x/L0 क्या होगा, इसकी फ्रैक्शनल स्ट्रेचिंग। तो तब परसेंटेज स्ट्रेचिंग 2% है, तो फ्रैक्शनल स्ट्रेचिंग कितनी होगी, 2/100। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो ये 12 आ जाएगा। और ये 10⁻11 इंटू 10⁻⁻4 करेंगे तो 10⁻7, तो 12 × 10⁻7 न्यूटन, या एक 10 को उधर उधार दे दें तो 1.2 × 10⁸ न्यूटन। तो बस हम बोल सकते हैं कि इस पर टेंशन फोर्स कितना लगाया गया होगा, 1.2 × 10⁸ न्यूटन। ये फोर्थ आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है जो नॉर्मली अपनी शीट्स में दे रखा होता है। ठीक है, तो इसमें हमको दे रखा है कोई पोटेंशियोमीटर का सर्किट है जिसमें सोर्स बैटरी है जिसका वोल्टेज 100 वोल्ट है। अब उसके साथ हमने लंबा यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर लगा दिया है।
इसकी टोटल लेंथ 300 सेंटीमीटर है और इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 30 ओम है। लेकिन सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए हमने कोई अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, उसको चलो R मान लेते हैं। अब हमको दे रखा है कि कोई अननोन बैटरी है जिसका EMF 10 टू द पावर 4 मिली वोल्ट, मतलब कहने का मतलब 10 वोल्ट है ना। गैल्वेनीटर लगा दिया है, इधर जॉकी लगा दिया और जॉकी को स्लाइड करा रहे हैं, तब तक स्लाइड करा रहे हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। और हमको दे रखा है कि अभी बैलेंस लेंथ हमको कितनी मिल रही है, 100 सेंटीमीटर इतनी मिल रही है। तो बस हमको पूछा है कि सोर्स बैटरी के सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस लगाया गया होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी वो देखना है ना। तो इजीली कर सकते हैं। तो बस हमको अच्छे पता है ना, हमको होता है कि पोटेंशियोमीटर में एक ही कंसेप्ट होता है कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो बताओ, सोर्स बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो बैलेंस के लिए 0 डिफ्लेक्शन के लिए इतने वाले पोटेंशियोमीटर वायर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होना चाहिए। तो बस बताओ, 100 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो 300 सेंटीमीटर का जो पूरा पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 30 वोल्ट होना चाहिए। कह सकते हैं ना कि 100 वोल्ट लाइन का टुकड़ा है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, तो 300 सेंटीमीटर का जो पूरा पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट होना चाहिए। तो बस सोर्स बैटरी का तो वोल्टेज 100 वोल्ट है, लेकिन पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस 30 वोल्ट ही है। बचाव कौन खा गया होगा, ये खा गया होगा, तो ये टांग अड़ाने वाला रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। तो क्लास में क्लियरली बताते हैं कि कभी भी सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ जाए तो घबराना मत, सबसे पहले करंट निकालेंगे, है ना। तो हमको पता है हमको पता है कि बैलेंस सिचुएशन में ना, बैलेंस सिचुएशन में इधर से तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, तो तब बैलेंस सिचुएशन में जो भी करंट फ्लो होगी वो केवल इस वाले सर्किट से बहेगी। तो बताओ, बैलेंस सिचुएशन में इस सर्किट से बहने वाली करंट कितनी होगी, केवल इस रास्ते का नेट EMF ओपन केवल इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस, तो केवल इस रास्ते का EMF कितना है 100 ओपन केवल इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये पोटेंशियोमीटर का तो 30 और ये R का जो लगाया था वो, तो करंट कितनी बहेगी 100 ओपन इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 30 प्लस R। अब इतनी करंट फ्लो होगी, उसमें इधर तो बिल्कुल जाएगी नहीं क्योंकि 0 डिफ्लेक्शन के केस में इधर तो कोई करंट नहीं जाएगी, तो ये सारी की सारी I करंट पोटेंशियोमीटर वायर से ही गुजरेगी। तो बताओ, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा I इंटू इसका रेजिस्टेंस R। तो I तो इसमें बहने वाली करंट वो कितनी है 100 ओपन 30 प्लस R इंटू इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 30, और बताओ पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 30 से 30 कैंसिल, तो सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस R इक्वल टू 100, तो R इक्वल टू 70 ओम, मतलब सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने वाला रेजिस्टर बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो 70 ओम होगा। फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। और इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे रेजोनेंस की शीट में दे रखे हैं, इनफैक्ट एक्सरसाइज 1 के पार्ट फर्स्ट में दे रखे हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो देखो, इसमें हमको दे रखा है कि कोई कार्नो इंजन है, शुरू में एफिशिएंसी 50% है, अगर सोर्स का टेम्परेचर सेम रखें लेकिन सिंक का टेम्परेचर 40 डिग्री डिक्रीज कर दें तो इसकी एफिशिएंसी 50% से बढ़ करके 80% हो जाती है। तो सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा वो हमको पूछा है, तो इसको हम है ना इजीली कर सकते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि कार्नो साइकिल की है ना या कार्नो इंजन की एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है 1 माइनस टी कम ओपन टी ज़्यादा या 1 माइनस टी लेस ओपन टी मोर। चलो पेन किंग बचाने के लिए टी लेस को मैं चलो T1 बोल लेता हूँ और टी मोर को मैं T2 बोल लेता हूँ। तो ये कार्नो इंजन की एफिशिएंसी इतनी है ना, तो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस टी लेस को मैं T1, टी मोर को T2, और पहले केस में कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 50% है, मतलब हाफ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा T1 बाई T2 इक्वल टू 1 माइनस हाफ, मतलब हाफ या 0.5
5 लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हाँ, सेकेंड केस में देखना, तो सेकेंड केस में हम क्या करें कि सोर्स का टेम्परेचर तो वही रख रहे हैं, मतलब टी मोर या T2 तो वही रख रहे हैं, लेकिन सिंक का टेम्परेचर हमने 40 डिग्री जितना डिक्रीज कर दिया है। हमको पता है कि टेम्परेचर में चेंज तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना ही होता है और केल्विन में भी उतना ही होता है। मतलब पहले सिंक का टेम्परेचर T1 था तो अब T1 माइनस 40 कर दिया है। तो बस बताओ, अब कार्नो है ना, अब इस कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस टी लेस। तो टी लेस कितना हो गया, अब T1 माइनस 40 हो गया है, अपन टी मोर तो उतना ही, T2 का T2 ही है। और अब एफिशिएंसी 80% मतलब 0.8 हो गई है। तो सोर्स का टेम्परेचर T2 कितना होगा वो देखना बस। अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना, इधर तो 0.8 इक्वल टू इधर 1 माइनस, इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करेंगे तो T1 बाई T2 माइनस माइनस का प्लस 40 बाय T2 इतना आ गया। और T1 बाई T2 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ये 0.5, ये इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 बाई T2 इक्वल टू 0.3, मतलब इसको 3/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इक्वल टू कितना आ गया, 400/3। तो T2 मतलब ज़्यादा वाला टेम्परेचर, मतलब सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा, 400/3 केल्विन। तो इसमें बच्चे थोड़े से डेटाज ढंग से नहीं बता पा रहे थे, तो इसमें डेटाज में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो तो इसका आंसर 400/3 केल्विन ये सेकेंड आंसर रहेगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, मतलब जिसमें ओनली इंडक्टर है। अब देखो इंडक्टर का इंडक्टेंस हमको 30 मिली हेनरी दे रखा है, और उसके साथ मान लेते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया है, और सोर्स लगाने के कारण इसमें बहने वाली करंट का फंक्शन हमको 2 sin 100 पाई टी माइनस 30 डिग्री दे रखा है। तो बस हमको पूछा है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फंक्शन क्या होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि इसको I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 से कंपेयर कर सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि आई नॉट मतलब करंट के एम्पलीट्यूड का काम तो कौन करेगा, 2 एम्पियर ये करेगा, और टी के साथ जो आता है ओमेगा का काम करेगा, मतलब ये जो भी अल्टरनेटिंग करंट है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 100 पाई। बस सबसे पहले इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, हमको वेक्टर डायग्राम याद है अच्छे से। हमको पता है कि करंट का वेक्टर डायग्राम तो हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, और इंडक्टर के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम 90 डिग्री ऊपर होता है, तो 90 डिग्री आगे होता है। और इंडक्टर का इफेक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, एल ओमेगा। तो यहीं लिख देता हूँ चलो कि इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना होता है, एल ओमेगा। एल तो इसका इंडक्टेंस 30 मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 पाई। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 3 पाई। तो हम बोल सकते हैं कि इंडक्टर का इफेक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, 3 पाई ओम इतना होगा। तो बस इंडक्टर का रिएक्टेंस इतना आ गया। तो इंडक्टर के वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि इंडक्टर का इफेक्टिव रिएक्टेंस एल ओमेगा, तो इंडक्टर के वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना होगा, सिंपली आई नॉट इंटू एल ओमेगा। तो आई नॉट तो करंट का एम्पलीट्यूड 2 इंटू एल ओमेगा 3 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पाई, जहाँ पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18.84। तो इंडक्टर के वोल्टेज का एम्पलीट्यूड तो इतना हो गया। अब हमको इंडक्टर के वोल्टेज का पूरा फंक्शन लिखना है। तो इंडक्टर के वोल्टेज का एम्पलीट्यूड तो 6 पाई मतलब 18.84, आगे फंक्शन तो वही रहेगा, मतलब साइन 100 पाई टी यही रहेगा। और अब इसका फेस देखना है। तो हमको पता है कि बताओ करंट के कंपैरिजन में इंडक्टर के वोल्टेज का जो फेज है वो 90 डिग्री आगे होता है, मतलब 90 डिग्री ज़्यादा होता है। तो बताओ करंट का फंक्शन साइन 100 पाई टी माइनस 30 डिग्री है, तो इंडक्टर के वोल्टेज का फेज 90 डिग्री आगे होगा, इससे प्लस 90, तो 100 पाई टी प्लस 60 डिग्री। तो इंडक्टर के वोल्टेज का फंक्शन 18.84 साइन 100 पाई टी प्लस 60 डिग्री, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखना। तो ये तो रिजिड बॉडी का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इस पर हमको दे रखा है कि
4 ऐसी आइडेंटिकल रिंग है। अब बच्चे थोड़े कंफ्यूज थे कि ये रिंग या डिस्क है, वो बच्चे प्रॉपरली बता नहीं पाए थे, लेकिन हम रिंग लेकर के ही सॉल्व कर लेते हैं ना। तो हमको दे रखा था कि 4 आइडेंटिकल रिंग है, हर किसी का मास m और रेडियस r है, और इन चारों रिंग को जैसे डायग्राम में बताया वैसे हमने रिजिडली जोड़ दिया है, मतलब बिल्कुल वेल्ड कर दिया है। तो बस हमको पूछा है कि ये जो एक्सिस ओ डैश है, इसको चलो मैं वाई एक्सिस भी बोल सकता हूँ ना। तो ये जो एक्सिस ओ डैश है जो कि मिडिल पॉइंट से पास हो रहा है और प्लेन में लाई कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट पूरे फ्रेम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो किए होंगे। क्या करेंगे, सिंपली इस एक्सिस के अबाउट हर एक नमूने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे और सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देंगे। तो चलो पहले मैं इसको वाई एक्सिस बोल देता हूँ ना। तो पहले इस वाई एक्सिस की अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमको पता है कि रिंग का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, लेकिन डायमीटर के अबाउट mr²/2। तो इस वाई एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। तो सिमेट्रिकली वाई एक्सिस के अबाउट इस रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ही होगा। अब वाई एक्सिस की अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो उसके लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी। तो बताओ, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस का यूज़ करेंगे। तो हमको अच्छे पता है कि रिंग का इस एक्सिस मतलब डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। तो उसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, mr²/2 + m × r²। और इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो सिमेट्रिकली उस रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा, मतलब mr²/2 + mr² ही होगा। बस इस एक्सिस के अबाउट हर एक नमूने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, तो सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर सकते हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 1.5 और 1.5 3, आधा और आधा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 4 mr²। इस एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 mr²। ये सेकेंड आंसर सही होगा। तो ये हो सकता है कि कुछ डेटास जो एक्चुअल पेपर है उसमें थोड़े बहुत डेटास डिफरेंट हो सकता है कि रिंग की जगह डिस्क हो सकता है कि रेडियस की जगह डायमीटर दे रखी हो, लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप का रहा होगा तो फिर आंसर सेकेंड आएगा, 4 mr²। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो देखो इसमें बच्चों को डेटास याद नहीं थे, इसलिए मैं वेरिएबल की फॉर्म में ही कर रहा हूँ ना। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई बलून है या कोई रॉकेट हो सकता है। हाँ, अब देखो इस बलून में हमने ऑरिफिस बना दिया है, ऑरिफिस का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ऑरिफिस बना देंगे तो एयर बाहर निकलेगी ना। तो ये जो बलून है वो एयर पीछे की ओर फेंक रहा है, एयर की डेंसिटी रो है और बलून के रिस्पेक्ट में एयर को v की वेलोसिटी से इजेक्ट कर रहा है। तो हमको पता है कि वो तब बलून गैसेस को पीछे की ओर इजेक्ट करे तो उसका रिएक्शन बलून पर आगे की ओर लगता है, और हमको पता है कि आगे की ओर जो रिएक्शन लगता है उसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, और वेरिएबल मास में ही बताते हैं और फ्लूइड में ही बताते हैं कि बताओ कभी भी ऐसे गैसेस पीछे की ओर फेंके तो रिएक्शन आगे की ओर लगेगा, जिसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और इस केस में थ्रस्ट फोर्स कितना होता है, ρ v²। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम चाहो तो इसको वेरिएबल मास के कंसेप्ट से भी कर सकते हो। पता होगा कि गैसेस पीछे की ओर रिजेक्ट करेगा तो रिएक्शन आगे लगेगा, जिसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और वेरिएबल मास वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग थ्रस्ट फोर्स बेसिकली क्या होता है, v रिलेटिव dm/dt, जहाँ v रिलेटिव तो बलून के रिस्पेक्ट में निकलने वाले गैसेस की रिलेटिव वेलोसिटी वो v दे रखी है, और dm/dt मास निकलने की रेट। और फ्लूइड में पढ़ा होगा कि कभी भी फ्लूइड कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा हो तो रेट ऑफ मास फ्लो कितनी होती है, ρ/v। तो इसको सॉल्व करेंगे तो थ्रस्ट फोर्स ρ/v²। तो फ्लूइड में वैसे डायरेक्ट ये चीज़ बताते हैं, लेकिन किसी ने फ्लूइड में नहीं पढ़ा हो तो वेरिएबल मास के कंसेप्ट से भी थ्रस्ट फोर्स ρ/v²। तो ये थर्ड आंसर होगा। एक्चुअली जो क्वेश्चन था उसमें सबकी वैल्यू दे रखी थी, तो उससे थ्रस्ट फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो बिल्कुल आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, इसका भी कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफेरेड और उसका भी 40 माइक्रोफेरेड, और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में रखे हैं। तो अभी तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
20 माइक्रोफेरेड उतना ही होगा, है ना। हाँ, लेकिन देखो अब हमने क्या किया है कि इस दूसरे वाले कैपेसिटर को तो छेड़ा नहीं है, लेकिन जो पहला कैपेसिटर है, उसके प्लेट के बीच के पूरे पार्ट पे हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चलो के मान लेते हैं, और हमको दे रखा है कि मीडियम भरने के कारण अब इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 24 माइक्रोफेरेड हो गया है। तो इसमें जो मीडियम भरा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना होगा वो देखना है। इजीली कर सकते हैं ना कि बताओ ये कैपेसिटर जब खाली था तब इसका कैपेसिटेंस 40 था, अगर मीडियम भर देंगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, मतलब के इंटू 40 हो जाएगा। तो बताओ अब ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 की जगह तो 40K प्लस 1/C2 तो 40 माइक्रोफेरेड है, और इस बार 1/C इक्विवेलेंट, तो इस बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो रहा है 24 माइक्रोफेरेड। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। बताओ इसमें 1/40 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/K, ये 40 को इधर ले आएंगे तो 40/24, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 प्लस 1/K। 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/K इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3, तो K इक्वल टू 3/2, मतलब ये जो मीडियम भरा था उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3/2 होना चाहिए। तो ये थर्ड आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई वेव है और उसकी वेव इक्वेशन हमको 0.5 sin 2π/λ 400t - x। तो हमको देखना है कि वेव स्पीड मतलब वेव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो वेव वेलोसिटी निकालने के दो तरीके हैं, है ना। एक तो ऐसे कर सकते हो कि t के साथ जो आएगा ओमेगा का काम करेगा उसको 2πf लिख देंगे, x के साथ जो आएगा वो k का काम करेगा उसको 2π/λ लिख देंगे, और उससे फिर वेव वेलोसिटी निकाल सकते हो v इक्वल टू एफ लेमडा। लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है। वेव वेलोसिटी निकालने का दूसरा तरीका भी हम क्लास में बताते हैं कि जो भी वेव इक्वेशन है उसको x प्लस वी टी या x माइनस वी टी की फॉर्म में ले आओ, है ना, मतलब x को बिल्कुल अकेला कर दो तो तब t के साथ जो आएगा वो वेव वेलोसिटी का काम करेगा। तो वह इसको सिंपली x माइनस वी टी की फॉर्म में लाएंगे। तो उसके लिए माइनस को ज़बरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। तो बताओ माइनस को अगर ज़बरदस्ती कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा sin 2π/λ, और माइनस को ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 400t। अब x बिल्कुल अकेला हो गया। तो बताओ अब ये x माइनस वी टी की फॉर्म में आ गया, तो इसमें v का काम कौन कर रहा है 400, मतलब इस वेव की वेलोसिटी कितनी होगी 400। तो आंसर सेकंड करेक्ट होगा, कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक और चीज़ देख सकते हैं कि बताओ ये जो वेव इक्वेशन है वो x माइनस वी टी के सिमिलर है, मतलब शिफ्टिंग आगे की ओर हुई होगी तो ये वेव भी आगे की ओर जा रही होगी। तो 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे की ओर जा रही होगी, मतलब प्लस x डायरेक्शन में जा रही होगी, ये भी हम बोल सकते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में आ चुका है, और हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स की शीट में एक्सरसाइज 3 के पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन दे भी रखा है ना, वही जेईई मेंस में भी रिपीट हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई लेबोरेटरी है उसमें एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट के कारण पूरी लेबोरेटरी में कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल गया है, और जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका हाफ लाइफ पीरियड हमको 18 डेज इतना दे रखा है। अब देखो अब हमको दे रखा है कि, है ना, चलो मान लेते हैं कि है ना, मान लेते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल की वो एक्टिविटी जो इंसानों के लिए सेफ है, जिससे इंसानों को कोई नुकसान नहीं होता, उसको आर मान लेते हैं। है तो मान लेते हैं कि इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की वो एक्टिविटी जो इंसानों के लिए सेफ है, उस सेफ एक्टिविटी को आर मान लेते हैं। लेकिन हमको दे रखा है कि अभी लेबोरेटरी में, है ना, अभी ये रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो एक्टिविटी है वो सेफ एक्टिविटी की 64 टाइम्स है, तो 64 आ रहा है। तो बस बताओ टाइम के साथ साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल डिसइंटीग्रेट होगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल के नंबर ऑफ न्यूक्लियस घटेंगे तो इसकी एक्टिविटी भी घटेगी, और घटते घटते इसकी एक्टिविटी आर जितनी हो गई तो बस अब वो लेबोरेटरी इंसानों के लिए सेफ़ होगी। तो कितने टाइम के बाद कि लेबोरेटरी इंसानों के लिए सेफ़ होगी वो पूछा है, मतलब है ना,
मतलब इनडायरेक्ट इनके कहने का मतलब है कि एक्टिविटी, यानी इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल की एक्टिविटी 64 आर से घट करके आर कब हो जाएगी वो देखना है। तो बताओ कि शुरू में इसकी एक्टिविटी 64 आर थी और बाद में उसकी एक्टिविटी आर हो गई, मतलब इनिशियल के कंपैरिजन में बाद में जो एक्टिविटी है 1/64 टाइम्स हो गई है, जिसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में आधे की पावर 6 बोल सकते हैं। तो बस बताओ, एक्टिविटी आधे की पावर 6 टाइम्स हो गई मतलब 6 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए हैं। तो बताओ एक हाफ लाइफ पीरियड में टाइम कितना लग रहा है, 18 डेज। तो 6 हाफ लाइफ पीरियड में टाइम कितना लगेगा, 18 × 6 मतलब 108 डेज। तो 108 डेज के बाद इसकी एक्टिविटी आर हो जाएगी, जो इंसानों के लिए सेफ होगी। तो ये थर्ड आंसर है। तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी शीट में वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ लिए गए हैं।